ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज में जो है हम लोग झारखंड का मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ का मतलब क्या होता है? विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। पिछले श्रृंखला में क्या था कि हम लोग झारखंड का ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ कर रहे थे, मतलब हमारे पास प्रश्न रहते थे, उसके 4 ऑप्शंस रहते थे और उस 4 में से एक सही को चुनना रहता था। वह भी बहुत आवश्यक है क्योंकि वो रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है तो हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही अपने आप को फुलफिल कर पाते हैं कि मतलब हाँ, हमको वो प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो झारखंड का डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ करेंगे और इस बार जो है वो हम लोग एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं वो है झारखंड का सामान्य परिचय। तो आज जो है वो हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय देखेंगे। उसमें जो डिस्क्रिप्टिव है वो दिए हुए हैं बुक में ही, उसी को हम लोग को डिस्कस करना है, उसके बारे में समझना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। इसमें एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि कौन सा प्रश्न कब पूछा गया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, उसका व्याख्या भी दिया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो पहला है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जब भी शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कि उस शब्द का अर्थ क्या होता है, उसी को शाब्दिक अर्थ कहा जाता है। तो देखिए झारखंड जो है वो 2 शब्दों से बना है, झार और खंड। ठीक है ना, तो झार का मतलब इधर झाड़ी होता है, ठीक है ना, जंगल झाड़, उसी को झाड़ बोला जाता है, जंगल झाड़। और खंड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। तो झारखंड का शब्द क्या हो जाएगा? तो झाड़ मतलब जंगल झाड़ वाले का भूमि, है ना, तो वही, तो ये हो जाएगा जंगल की भूमि। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये पूछा गया था SIPT में, है ना, तो प्रीलिम्स था तो SI का एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, 2017 में परीक्षा हुआ था। देखिए इसका व्याख्या में दिया हुआ है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र अर्थात वन प्रदेश। तो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण ही इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। और झारखंड मतलब काफ़ी देख सकते हैं हम लोग कि वो चाहे वो वन प्रदेश के नाम से हो या फिर प्राकृतिक संपदा के नाम से, ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। इवन पूरा का पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत है, उस प्रायद्वीपीय भारत जिसको दक्षिण भारत कहते हैं, जो पठारी क्षेत्र आता है, ये मिनरल्स रिसोर्सेस में काफ़ी रिच है। मतलब यहाँ पे जो है वो प्राकृतिक संपदा, मिनरल्स वगैरह जो चाहिए यहाँ पे भरपूर मात्रा में भरे हुए हैं और यहाँ पे जंगलें भी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। दूसरा प्रश्न जो है वो है झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो अगर शुरुआत से अगर पूछा जाए कि यह किस राज्य का हिस्सा था तो इसका उत्तर बिहार लिखना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग कंक्लूड कर ले चीज़ों को कि मतलब ये कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि जब ब्रिटिश कॉलोनियल आ जाते हैं तो 1965 में उनको जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। तो तब तक तो बंगाल प्रेसिडेंसी के रूप में ही वो चल रहा होता है। लेकिन जब 1905 में जब हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन बहुत तेज़ हो जाता है, चरम स्तर पे हो जाता है, जिसमें कांग्रेस भी 2 गुट में बट जाता है, नरम दल और गरम दल। उस गरम दल में आप लोग 3 नेता को ही मुख्य रूप से जानते हैं, लाल, बाल, पाल। लेकिन मुख्य रूप से वहाँ पे 4 बड़े बड़े नेता थे, लाल, बाल, पाल और घोष। ठीक है ना, तो लाल हो गए लाला लाजपत राय, बाल हो गए बाल गंगाधर तिलक और पाल हो गए बिपिन चंद्र पाल। और एक चौथा नेता जो घोष हैं वो थे श्री अरविंदो घोष, है ना, श्री अरविंदो घोष। तो ये जो थे वो 4 नेता थे। तो ये गरम दल के नेता थे और उस समय ये चाह रहे थे कि जो ये स्वदेशी आंदोलन है, जो मतलब भारत के वस्त्र हैं उनको अपनाना है, सूती वस्त्र, और जो ब्रिटिश से आते हैं उसकी होली जलानी है, ऐसे फिर जो है वो पिकेटिंग हो रही थी। पिकेटिंग का मतलब होता है दुकानों के सामने जा कर के महिलाएं बैठ जाती थी, वो जो शराब की दुकान होता था, तो विदेशी शराब दुकानों की पिकेटिंग हो रही थी। ऐसे कई सारे कार्यक्रम जो है वो स्वदेशी आंदोलन के समय देखने को मिले और उसको जो लीड करने वाले थे लाल, बाल, पाल और घोष थे, जिनको हम लोग कहते हैं गरम दल के नेता। लेकिन ये बात नरम दल के नेता लोग को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उनको लगता था कि शांतिपूर्वक सारी बातें होनी चाहिए, हम लोग उनके सामने पिटीशन डालें और उसके बाद फिर जो है वो अंग्रेज हमारी बात को मान ले। और इसी बीच में मतलब उन दोनों के बीच में मतभेद भी हुआ था। तो जब देखा गया, अंग्रेज देखे कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो है वो पूरे के पूरे बंगाल में तो बहुत चरम स्तर पे फैल गया है और लोगों का इसमें बहुत सपोर्ट था, तो वो जो है वो बंगाल को बांटना चाहे। बंगाल को क्यों बांटना चाहे? तो बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में बांटना चाहे। पूर्वी बंगाल वही जो आज बांग्लादेश है, पश्चिमी बंगाल वही जो आज हम लोग जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं।
पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुल था। और ये देखा जाने लगा कि 1857 में जिस प्रकार से पहली बार जो है वो हिंदू मुस्लिम पूरा एक होकर के लड़ रहे थे, 1905 के बंगाल विभाजन में फिर से जो है मतलब स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस बीच में देखा गया कि इन लोगों का फिर से जो है वो बहुत ज़बरदस्त का एक दूसरे का सपोर्ट है। तो वो जो है इन लोगों को अलग करने के लिए ये बात बोलने लगे कि जो है वो बंगाल का विभाजन हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो हम लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब प्रशासनिक, मतलब जो होता है प्रशासन में सुविधा लाने के लिए उसके अनुसार से दो भागों में बांट रहे हैं ताकि हम लोग प्रशासन अच्छा से प्रशासन दे सके। जबकि अब प्रशासन तो जो है वो पूरा पश्चिम भी कर सकते थे, उत्तर दक्षिण ही क्यों कर रहे थे, क्योंकि उत्तर दक्षिण भी कर सकते थे, पूर्व पश्चिम ही क्यों कर रहे थे। तो पूरब जो है वो पूर्वी बंगाल जिसको आज हम लोग कहते हैं, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ पहले से ही मुस्लिम बहुल था और पश्चिम बंगाल जो है वो हिंदू बहुल था। तो उनका एक बहुत बड़ा तरीका था कि इन दोनों को बांट दिया जाएगा तो फिर ये दोनों मिल करके नहीं लड़ पाएंगे और इनकी एकता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए 1905 में जो है वो स्वदेशी आंदोलन के बाद बंगाल विभाजन की बात हुआ, जिसका पुरजोर विरोध होने लगा। फिर भी ये लोग नहीं माने और 1912 में जो है वो इसको 2 क्षेत्र में कर दिया गया, एक्चुअली 3 क्षेत्र में। बंगाल अलग कर दिया गया, बिहार कर दिया गया और उड़ीसा। उस समय भी बिहार का जो हिस्सा जो है वो झारखंड रहा था। और मतलब अगर स्टार्टिंग से देखेंगे जब ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम में, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सा थे। फिर बाद में जो है 1912 में बिहार के साथ में झारखंड रहा। और फिर 15 नवंबर 2000 को आप जानते हैं कि झारखंड जो है वो बिहार को विभाजित कर दिया गया 2 भागों में और झारखंड एक अलग अस्तित्व में आ गया। तो ठीक है, झारखंड का गठन, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड का गठन बिहार राज्य को विभाजित कर किया गया है। इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार 46% भूभाग को अलग करके किया गया। तो जो बिहार का टोटल भूमि था उसका 46% झारखंड बन गया और 54% जो है वो बिहार में ही रह गया। ठीक है, तो 46% भूभाग पे झारखंड है। झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है? तो इसका उत्तर भी वही है कि बिहार राज्य को विभाजित करके झारखंड बनाया गया है। अब हम लोग जो है वो शाब्दिक अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो जंगल झाड़ वाली खंड है ना। खंड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। चलिए अब हम लोग जो है वो अगला प्रश्न देखेंगे। मतलब हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो है गठन से। तो झारखंड का जो गठन हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए पहला प्रश्न है कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो यहाँ सिर्फ ईयर पूछा है तो 2000 हो जाएगा, लेकिन पूरा डेट जो है वो है 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर का वेट हम लोग इसलिए किए थे क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा का जन्मदिन है ना। तो इसीलिए उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर झारखंड की जो है वो आधारशिला रखी गई है। और बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड के आइकॉन है। वो मतलब समझ सकते हैं कि बिरसा मुंडा और झारखंड कितना रिलेटेड वर्ड है, क्योंकि CNT एक्ट जिसको कहते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, उलगुलान आंदोलन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब में जो है वो बिरसा मुंडा प्रमुख रहते हैं और वो जो है वो अंग्रेज़ों को मतलब इस तरह से विवश किया कि उनको CNT एक्ट तक लाने को मजबूर किया गया। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर हुआ। झारखंड राज्य की गठन प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार हुई? तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली। तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में जो पुनर्गठन विधेयक होता है, जिसमें मतलब किसी राज्य को पुनर्गठित करना रहता है, या तो उसमें जोड़ना रहता है या उसको विभाजित करना रहता है, तो वही जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली। कब मिली? तो 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को 25 अप्रैल को मंजूरी मिली। फिर 2 अगस्त 2000 को जो है वो लोकसभा जो है बिहार तो 2 अगस्त 2000 को लोकसभा जो है वो इसी पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर देती है। और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा भी जो है वो उसका मंजूरी प्रदान कर देती है। तो राज्यसभा जो है वो 11 अगस्त को मंजूरी प्रदान कर देती है। और 25 अगस्त 2000 जिसमें हमारे राष्ट्रपति थे KR नारायणन, ठीक है ना। तो हमारे राष्ट्रपति का नाम था KR नारायणन। वो जो है वो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड
पुनर्गठन विधेयक या बिहार पुनर्गठन विधेयक, जिसमें झारखंड जो है वो बिहार को विभाजित करके एक अलग राज्य बनता है, वो कब किया गया था? तो मतलब उस समय कौन राष्ट्रपति थे? तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायणन, जो 25 अगस्त 2000 को उस पर मंजूरी दिए। और फिर 15 नवंबर 2000 को जो है वो बिरसा मुंडा की जयंती पर बिहार से अलग होकर स्वतंत्र झारखंड राज्य का गठन हुआ। चलिए उसी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो उस समय कौन कौन क्या थे? तो उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राज्यपाल, बिहार के जो राज्यपाल थे वो थे विनोद चंद्र पांडे। उस समय विनोद चंद्र पांडे जो है वो बिहार के राज्यपाल थे। और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी। यही राबड़ी देवी जो है, जो मतलब श्री लालू यादव प्रसाद की जो है वो धर्मपत्नी है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति तो हम लोग जानते हैं श्री KR नारायणन थे। मुख्यमंत्री बिहार की कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। और राज्यपाल बिहार के कौन थे? तो श्री विनोद चंद्र पांडे थे, है ना। तो ये सभी हम लोग देखें कि झारखंड राज्य के गठन के समय में कौन कौन क्या क्या थे। चलिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? फिर से वही क्वेश्चन है, प्राइमरी टीचर 2008 में पूछा गया था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी का उत्तर हो जाएगा। अगला है, झारखंड एक राज्य बना। तो झारखंड एक राज्य कब बना? सेम क्वेश्चन है। तो 15 नवंबर 2000 जो पूछा गया है। महिला सुपरवाइजर, इसका लेडी सुपरवाइजर का फिर से इस बार पोस्ट निकला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं लेडी सुपरवाइजर कितना महत्वपूर्ण परीक्षा है, मतलब जिसमें बाद में फिर लोग CDPO में भी चले जाते हैं। एक बहुत बढ़िया पोस्ट है। झारखंड राज्य की स्थिति में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व आया। फिर से वही क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य कब एक अलग अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000, जो JSSC CGL का प्रीलिम्स में पूछा गया था 2012 में। तो हम लोग जो है वो गठन से रिलेटेड प्रश्न देख लिए, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग भारतीय संघ में राज्य का स्थान देखने वाले हैं। तो राज्य का स्थान कहने का मतलब क्या होता है कि उस समय जब मतलब झारखंड एक अलग राज्य बन रहा था, उस समय भारत में जो टोटल राज्य थे उसमें से झारखंड का कौन सा स्थान था। तो भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा 28वां राज्य। उस समय जो है वो झारखंड जो है भारत के 28वां राज्य के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, झारखंड बनने के बाद भी राज्यों का निर्माण हुआ। जैसे तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया, जो 29वां राज्य में आया। लेकिन अभी आप देखिएगा तो टोटल 28 राज्य ही है ना, क्योंकि बाद में जो है जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, उसको पहले 2 भागों में बांटा गया, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो लद्दाख जो है वो हमारा यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन गया। तो ऐसे स्थिति बदलते रहती है। लेकिन जिस समय निर्माण हुआ उस समय झारखंड का कौन सा स्थान था, ये प्रश्न है ना। तो देखिए, इसका व्याख्या भी वही चीज़ दिया हुआ है कि झारखंड जो है भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को, तो बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती थी? 125वीं जयंती थी, 125वीं उनकी जन्मदिन थी, ठीक है ना। तो उस समय 15 नवंबर 2000 को जो है वो 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसमें बिहार के 18 जिले को शामिल करके बनाया गया था। तो उस समय जो है वो बिहार के कितने ज़िले शामिल थे? तो 18 जिले शामिल थे, है ना। तो भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का कौन सा स्थान है? सेम क्वेश्चन है, तो वही 28वां हो जाएगा। ये पूछा गया था JSSC CGL का प्रीलिम्स में। अब हम लोग जो है वो राजधानी से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। राजधानी, है ना। तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो आप सभी को पता है कि झारखंड की राजधानी रांची है। और हम लोग जो है इसमें जो है वो कुछ और रिलेटेड प्रश्न जान लेते हैं, मतलब इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची है। रांची शब्द यहाँ पर जो है वो बांसों से बने धनुषों के कारण बना है, ठीक है ना। तो देखिए, धनुष जो है वो किससे बनता है? बांस से बनता है। तो धनुष को आर्ची कहा जाता है, आर्ची। उत्तर काल में यह अपभ्रंश होकर के रांची कहा जाने लगा। और एक मान्यता के अनुसार जो है वो रांची का नाम मुंडारी के अरंची से पड़ा है। दरअसल अरंची मुंडारी भाषा में हल जोतने के समान को कहा जाता है ना। तो मुंडारी भाषा में जो अरंची है उसका मतलब होता है हल जोतना। जबकि यह भी कहा जाता है कि रिंची नामक पक्षी के से रांची का नाम पड़ा है। तो अलग अलग मान्यता है। रांची का पुराना नाम विल्किंसनगंज है एवं किशनपुर था। तो विल्किंसनगंज भी और किशनपुर, ये दोनों भी जो है वो रांची का पुराना नाम रहा है। तो अगर पूछा जाए कि रांची का पुराना नाम क्या था, अगर ऑप्शंस में विल्किंसनगंज है तो उसको मारेंगे, अगर किशनपुर है तो वो मारेंगे। रांची अलग झारखंड राज्य आंदोलन का केंद्र बिंदु था। तो जब झारखंड राज्य का केंद्र बिंदु की बात करते हैं, जब एक अलग झारखंड राज्य की मांग हो रही थी तो रांची उसका केंद्र बिंदु था। सारे आंदोलन रांची से ही वहाँ एक प्रकार से हुआ करते थे, जिसने दक्षिणी बिहार, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी पश्चिम बंगाल और वर्तमान छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य की मांग रखी थी।
तो उस समय जो है वो मतलब कौन कौन से क्षेत्र जो थे, तो दक्षिणी बिहार था, उत्तरी ओडिशा था, पश्चिम बंगाल था, और वर्तमान छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों को लेकर के एक अलग राज्य की मांग की गई थी, ताकि मतलब आदिवासियों का एक अपना एक स्वतंत्र राज्य हो जिसमें वो ऑटोनोमस तरीके से अपना विकास कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक एक के रूप में रांची को भी चुना गया। तो रांची को भी जो है वो स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। चलिए अगला फिर प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी क्या है। तो आप सभी को पता है कि रांची है। ये जो है वो सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। अब हम लोग उप राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो उप राजधानी जो है तो कौन सी है, तो झारखंड की उप राजधानी जो है वो दुमका है ना। तो दुमका जो है वो झारखंड की क्या हो जाएगी, उप राजधानी हो जाएगी। और इसकी व्याख्या क्या है कि दुमका झारखंड की उप राजधानी है, साथ ही यह दुमका प्रमंडल एवं जिला का मुख्यालय भी है। तो दुमका प्रमंडल जो है हमारा, और दुमका जो है वो प्रमंडल एवं जिला मुख्यालय भी है। तो दुमका प्रमंडल एवं जिला का मुख्यालय भी है। दुमका जो है ऊंची पहाड़ियों और आकर्षक जंगलों से घिरा एक जिला है। मंदिरों की यह भूमि समुद्र तल से 472 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसको मंदिरों की भूमि भी बोला जाता है, जो समुद्र तल से 472 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य हिल रिजॉर्ट भी है। तो हिल रिजॉर्ट है, ठीक है, दुमका के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल को देखने के लिए विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं। सभी पारंपरिक भक्तों की डायरियों में बाबा बासुकीनाथ मंदिर जो है, मलूटी मंदिर आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो झारखंड की उपराजधानी से फिर क्वेश्चंस है, तो इसका उत्तर दुमका हो जाएगा। ठीक है। झारखंड के 3 और शहरों को उपराजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। तो झारखंड का जो 3 और शहर हैं कौन कौन, तो मेदिनीनगर, चाईबासा एवं गिरिडीह। मेदिनीनगर, चाईबासा एवं गिरिडीह, ठीक है ना। तो ये तीनों को जो है वो फिर से एक उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की उप राजधानी है, तो इसका उत्तर फिर से वही दुमका हो जाएगा। तो देख सकते हैं एक ही प्रश्न कितना बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हम लोग जो है वो खेल राजधानी और औद्योगिक राजधानी के बारे में जानेंगे। और चलिए देखते हैं खेल राजधानी और औद्योगिक राजधानी से रिलेटेड प्रश्न। पहला है झारखंड की खेल राजधानी कौन है, तो इतना ध्यान रखिएगा, झारखंड की खेल राजधानी जो है वो जमशेदपुर को बोला जाता है ना। तो जमशेदपुर को झारखंड की खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है, जिसमें से कीनन स्टेडियम वहीं पे है। ठीक है, याद रखिएगा, कीनन स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सभी जमशेदपुर में स्थित है। कौन कौन, तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है, टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है, तो आप सभी को पता है कि औद्योगिक राजधानी भी जमशेदपुर को बोला जाता है, जहाँ पे टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी है ना, स्थित है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है वो उससे डिटेल्स और देख लेते हैं व्याख्या में। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से किसको जाना जाता है, तो जमशेदपुर को जाना जाता है। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। ऑब्वियसली है, क्योंकि आप समझ सकते हैं टाटा की कई सारी सब्सिडरी कंपनियां भी हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, ट्रेंट हो गया, है ना। ऐसे कई कंपनियां जो है वो टाटा के अंडर में चलती हैं, टाटा एंड सन्स। और मतलब जो है वो पूरे भारतवर्ष में टाटा की एक अलग पहचान ही है, टाटा नगर जमशेदपुर, जो इसी नाम से जाना ही जाता है। तो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है वो एक स्थिति तो एक बार ऐसा आया था कि टाटा मोटर्स को अपना बेचना पड़ रहा था, लेकिन फिर उस समय वो वहाँ से बाहर निकले और फिर एक से एक जो है वो मॉडल्स गाड़ियों की निकाली, और आज देख लीजिए टाटा हमेशा अव्वल स्थान पर रह रही हैं। आप सभी जमशेद जी टाटा को जानते होंगे, है ना। चलिए, तो वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियां के उत्पादन इकाई जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टिन प्लेट, टिमकन, ट्यूब डिवीजन आदि यहाँ कार्यरत हैं। ये सभी जो है वो जमशेदपुर में ही कार्यरत हैं। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर जमशेदपुर है, साथ ही भारत का पहला सुनियोजित औद्योगिक शहर भी है। ध्यान रखिएगा, भारत का अगर पहला सुनियोजित की बात किया जाए, भारत का पहला सुनियोजित औद्योगिक शहर की बात किया जाए तो वो जमशेदपुर है, जिसकी स्थापना जो है वो जमशेद जी नौसरवानजी टाटा ने की थी। जमशेद जी नौसरवानजी टाटा ने की थी। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है, तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है।
अब जो है वो हम लोग झारखंड के उच्च न्यायालय, जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, इसके बारे में प्रश्न जानेंगे। उच्च न्यायालय आप लोग जानते हैं जुडिशरी सिस्टम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग जैसे 3 बॉडी होता है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जुडिशरी को हम लोग न्यायपालिका कहते हैं, जो एक स्वतंत्र निकाय है, और ये जो है वो भारत के संविधान का एक प्रकार का रखवाला भी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, जो कि मतलब समय समय पर संविधान की व्याख्या भी करता है ज़रूरत पड़ने पे। चलिए उससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? तो सीधा सा आंसर इसका हो जाएगा रांची। देखिए इसके बारे में व्याख्या जानना ज़रूरी है। ऐसे आप लोग सभी को रांची हाईकोर्ट के बारे में जानते होंगे। रांची हाईकोर्ट जो है वो झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। और जब झारखंड और बिहार अलग अलग नहीं हुए थे, विभाजित नहीं थे, तो वो बिहार का ही उच्च न्यायालय हुआ करता था, है ना। तो रांची उच्च न्यायालय, बाद में पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ है, मतलब बिहार से झारखंड जब अलग हो गया था उसके बाद। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए आपको याद होगा कि बहुत सारे मामले जो पहले झारखंड विभाजन के पहले का था, वो सभी मामला का जो विश्लेषण है आपको देखने को अभी मिलता है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है पहले इसका विश्लेषण में। झारखंड उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था, है ना। तो 21वां उच्च न्यायालय के रूप में यह रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 24 मई 2023 को। उसमें राष्ट्रपति जो है जो नया हुआ है ना, कहने का मतलब जो नई भवन बनी है हाईकोर्ट का, उस समय हमारे राष्ट्रपति नई जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बन चुकी थी, उन्हीं के द्वारा किया गया। 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन धुरवा रांची में स्थित है। कहाँ पर है? तो धुरवा रांची में स्थित है, जो 165 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। और 1 एकड़ में जो है वो 1 एकड़ में 20 कट्ठा होता है, हाँ 20 कट्ठा। और 1 कट्ठा में जो है 20 कट्ठा होता है या 25 कट्ठा होता है, हम उसके बारे में एग्जैक्ट श्योर नहीं है, डाटा गड़बड़ हो सकती है। और 1 कट्ठा में जो इधर माना जाता है वो 4 डिसमिल होता है, ठीक है। तो 165 एकड़ में फैला है। इसका परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सभी हाईकोर्ट के परिसरों से बड़ा है। और ये जब समझ सकते हैं कि ये जितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, उसमें से जितने भी हाईकोर्ट हैं उसके परिसरों में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे इसे एक नया प्रश्न बन सकता है। इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर से 22 एकड़ से भी कई गुना बड़ा है। और मतलब समझ सकते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उससे भी 22 एकड़ बड़ा है। तो ये हो गया झारखंड के उच्च न्यायालय के बारे में। अब हम लोग यहाँ के राजकीय भाषा के बारे में जानते हैं। यहाँ के राजकीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की प्रथम राजभाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है ना। तो झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो फिर से वही प्रश्न हो जाएगा, तो हिंदी हो जाएगा। तो झारखंड की जो है वो पहली राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। अब हम लोग और इसमें प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कौन सी भाषा झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है? तो दूसरी आधिकारिक भाषा की बात करें तो देखिए, द्वितीय भाषा में कई सारे भाषा हैं, जैसे उर्दू हो गया, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली हो, खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, खड़िया, है ना, उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। तो इसका उत्तर जो है वो एक तरह से प्रश्न जब सेट हुआ था उसी समय गलत सेट हुआ था, तो इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। द्वितीय भाषा में याद रखिएगा, उर्दू है, मुंडारी है, कुड़ुक, संथाली हो, खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। और आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में कई बार ऐसे होते हैं कि जब भी परीक्षा प्रश्न आते हैं तो उस परीक्षा के जो उत्तर होते हैं उसमें कई त्रुटियां होती है, प्रश्नों में कई त्रुटियां होती हैं, क्योंकि अभी भी JSSC और में जो इस प्रकार के मेंबर होने चाहिए पढ़े लिखे और योग्य, वो अभी भी नहीं है, ठीक है। इसके कई कारण हैं और इसीलिए मतलब आप सभी का पढ़ना बहुत आवश्यक है, ताकि आप सभी वहाँ पे जाएं और इन सारी त्रुटियों को और जो कमियाँ हैं उसको आप दूर कर सकें, ठीक है। तो अब हम लोग राजकीय प्रतीक पे आते हैं। राजकीय प्रतीक जैसे राजकीय पशु क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय फूल क्या है ना, पुष्प जिसको हम लोग कहते हैं, वो सभी हैं। किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो इंडियन एलिफेंट जो है उनको जो है वो झारखंड में राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। कौन सा? इंडियन एलिफेंट, है ना।
देखिए इसी का व्याख्या है, झारखंड का राजकीय पशु भारतीय हाथी है, भारतीय हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है ना, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। हाथी एक ऐसा पशु है जो शक्ति और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है ना, वे स्वास्थ्य और खुशी का भी प्रतीक है और हमारे दैनिक जीवन में आध्यात्मिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए सोचते हैं। भारतीय हाथी एशियाई हाथी का वर्तमान में मान्यता प्राप्त 3 उपप्रजातियों में से एक है और मुख्य भूमि एशिया के मूल निवासी हैं। एशियाई हाथी को IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मतलब आप समझ लीजिए कि जो IUCN का रेड लिस्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसके बाद जो वो इंडेंजर्ड हो जाएगा, उसमें रखा गया है। झारखंड के अतिरिक्त केरल तथा कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु भी हाथी ही है। तो सिर्फ झारखंड का राजकीय पशु हाथी नहीं है, बल्कि केरल और कर्नाटक, याद रखिएगा, केरल और कर्नाटक का भी राजकीय पशु जो है वो हाथी है। झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? तो राजकीय जानवर फिर से वही हाथी हो जाएगा। झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? तो हाथी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एक SSC असिस्टेंट में पूछा गया है, एक SI में पूछा गया। झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? तो झारखंड का राज्य पशु फिर से उत्तर हो जाएगा हाथी। तो आप देख सकते हैं कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम लोग राजकीय पक्षी में जाते हैं। राजकीय पक्षी किसको बोला जाता है ना? तो झारखंड का राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है, एशियन कोयल है, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना गया है? तो उत्तर डी हो जाएगा, एशियन कोयल। चलिए जल्दी से व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड का राजकीय पक्षी जो है वो एशियन कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वो यूडिनमस स्कॉलोपेसस है ना, यूडिनमिस स्कॉलोपेसस है। कोयल या कोकिल भी बोला जाता है, कुक्कू कुल का पक्षी है। नर कोयल नीलापन लिए काला होता है, नर कोयल जो है वो नीलापन लिए काला होता है और मादा तीतर की तरह धब्बेदार चितकबरी होती है। जो मादा होती है मतलब फीमेल कोयल होती हैं, वो जो है तीतर की तरह धब्बेदार चितकबरी होती हैं, तिब्बत की मतलब तीतर जो होती हैं उसकी तरह। नर कोयल ही गाता है और नीड़ पर जीवित इस फूल की पक्षियों की विशेषता नेमत है, यानी ये अपना घोंसला नहीं बनाती हैं, है ना। तो कोयल जो है अपनी घोंसला नहीं बनाती, ये दूसरी पक्षियाँ विशेषकर कौवा के घोंसले के अंडे को गिराकर अपने अंडा उसमें रख देती हैं। और ये क्या करती हैं कि जनरली कौवा के जो अंडे होते हैं उसको गिरा करके अपने अंडे रख देती हैं। चलिए फिर से वही सारा क्वेश्चन है। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कोयल हो जाएगा। फिर बोलता है निम्न में से कौन सी पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना गया है? तो एशियन कोयल हो जाएगा। अब हम लोग राजकीय वृक्ष पे आते हैं। राजकीय वृक्ष आप सभी को पता है कि झारखंड में सबसे मात्रा में अगर कोई पौधा पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है, तो वो साल का पेड़ है, साल, जिसको हम लोग सखुआ भी कहते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न। झारखंड के राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा साल। तो देख लीजिए, साल जिसको हम लोग सखुआ भी कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा। क्या नाम है? शोरिया रोबस्टा। ये द्विबीजपत्रीय बहुवर्षीय वृक्ष है, बहुत साल तक रहता है। इसकी लकड़ी इमारती कामों में प्रयोग की जाती है, बहुत ही मजबूत लकड़ी होता है। जनरली झारखंड के घरों में आप जाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि सखुआ लकड़ी का आपको जो है वो दरवाज़ा मिल जाएगा, खिड़की मिल जाएगा, जो इतना मजबूत है। 20 साल 25 साल हो गए हैं, लेकिन लकड़ियाँ अभी भी जो है वो एकदम सुरक्षित है, मजबूत है, मतलब ज़बरदस्त, है ना। इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर होती है, भारी, मजबूत तथा भूरे रंग की होती है। चलिए शोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? तो आम नाम इसका साल हो जाएगा। वही शोरिया रोबस्टा के बारे में प्रश्न है। आगे हम लोग देखते हैं। तो आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? वही सखुआ उसका उत्तर हो जाएगा, जिसको साल भी हम लोग कहते हैं। तो ये सखुआ हो जाएगा। और इसकी पूजा जो है वो आदिवासी त्योहार में की जाती है, जैसे सरहुल त्योहार में इसका विशेष महत्व है। सरहुल त्योहार जो आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, उसमें जो है वो सखुआ पौधा का पेड़ का बहुत ही विशेष महत्व है। उसका फूल को जो है लोग कान में लगाते हैं उस दिन। अब हम लोग राजकीय पुष्प जानेंगे। तो राजकीय पुष्प जिसको एकदम झारखंड में जो एकदम जब गर्मी का टाइम रहता है तो जंगलों में जब आप जाइएगा तो पूरा लाल लाल नज़र आएगा, आग की तरह, है ना। तो वो पौधा किसी और का फूल नहीं बल्कि पलाश का होता है, इसीलिए झारखंड का राजकीय फूल जो है वो पलाश को बोला जाता है। और मतलब बहुत ही आनंदमय जो दृश्य होता है वो आपको देखने को मिलेगा। उस समय जंगलों में घूमना, लोग तो जैसे महुआ चुनने जाते हैं, तो उस समय जो जंगलों की आकर्षक होती है वो बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि चारों तरफ आपको लाल लाल दिखेंगे, है ना।
चलिए इसका व्याख्या जल्दी देख लेते हैं। झारखंड का राजकीय पुष्प जो है पुष्प प्लास है, प्लास, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, है ना, मोनोस्पर्म, ब्यूटिया मोनोस्पर्म। राज्य की आदिवासी युवतियों के जुड़े से सजने वाले झारखंड के इस राजकीय पुष्प फूल की गरिमा काफ़ी खास है। तो राज्य की जो आदिवासी युवतियाँ हैं इस फूल से अपने आप को सजाती हैं। इस फूल से रंग गुलाल, सिंदूर आदि बनाई जाती हैं। इसी से रंग भी लाल रंग बनाए जाते हैं, गुलाल जिसको हम लोग होली में खेलते हैं, फिर सिंदूर हो गया, ये सभी बनाई जाती हैं। प्लास की फूल की यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से भी भारी लगाव है। इस पुष्प के कई औषधीय गुण भी हैं। साथ ही यह फूल पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका औषधीय गुण भी है, जो मतलब कई सारे इलाज में जो मदद आता है। साथ ही इसका जो है वो पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे झारखंड की संस्कृति और पहचान के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड के अतिरिक्त तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय पुष्प प्लास ही है। तो उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है और उसका भी जो राजकीय पुष्प है वो प्लास है। चलिए देखते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना गया है। तो सेम उत्तर हो जाएगा प्लास, है ना। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा प्लास। झारखंड की आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा प्लास। चलिए अब हम लोग राजकीय प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना। तो झारखंड राज्य के लोगों में जे, कितने जे का उपयोग किया गया है, तो याद रखिएगा इसमें 4 जे है। झारखंड का आप लोग लोगो देखे होंगे। चलिए, झारखंड के पुराने लोगों में 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था। पहले 4 जे था, उसके बीच में अशोक चक्र था, जिसका डिजाइन अमिताभ पांडे ने तैयार की थी। झारखंड राज्य के नए प्रतीक का अनावरण जो है वो 14 अगस्त 2020 को किया गया। 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। झारखंड सरकार द्वारा निर्मित लोगों का विन्यास चक्राकार वृत्ताकार है, जो पूरा एकदम गोल है, जो राज्य के प्रगति का प्रतीक है। तो चलिए हम लोग झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह देखते हैं। इसे इस प्रकार से ये गोल रहेगा, जहाँ ऊपर में हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, नीचे में इंग्लिश से झारखंड सरकार लिखा हुआ है और फिर बीच में हाथी बने हुए हैं ना। तो मतलब देख सकते हैं कितना ही आकर्षक है। बीच में जो है वो मतलब अशोक चक्र, अशोक स्तंभ से लिया गया है, सत्यमेव जयते जिसमें लिखे हुए 4 सिंह होते हैं, ठीक है। तो झारखंड सरकार द्वारा जारी नए लोगों में कुल घेरों की संख्या 7 है। तो कुल घेरों की संख्या कितनी है, 7 है। याद रखिएगा, इससे प्रश्न लेते हैं। प्रथम घेरा, इस बीच वाले घेरे में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते हैं। सबसे अंदर में पहला घेरा जो है वहाँ अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते हैं। दूसरा घेरा है, इसमें सफ़ेद रंग के 60 गोले घेरे दर्शाए गए हैं जो रिक्त हैं, ठीक है ना। तो दूसरा जो है वो 60 गोला दर्शाया गया है। तीसरा घर में मानव आकृति सौर चित्रकारी प्रदर्शित की गई, जिनकी कुल संख्या 48 है, जो 24 जोड़े के रूप में दिखाए गए हैं ना। तो दूसरा में जो है वो क्या होते हैं, मानव आकृति है। चौथा घेरा में जो है वो इसमें झारखंड की राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है। तो कौन सा पुष्प को दर्शाया गया है, पलाश पुष्प को। 5वां घेरा में राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है और पलाश पुष्प की भी संख्या 24 है ना। छठा घेरा है, इसमें झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया और 7वां घेरा यह रिक्त है। तो ये जो है वो झारखंड का नया प्रतीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जो है वो हम लोग इसी झारखंड के सामान्य परिचय को ही आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग यहाँ की भौगोलिक परिचय को देखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। झारखंड का विश्लेषण पूर्वक अगर अध्ययन करना है तो आप जो है इस श्रृंखला के साथ जुड़े रहें, आपको काफ़ी लाभ होगा। JSSC, JPSC जैसे जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षाएँ हैं वो सभी में जो है इससे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। बहुत धन्यवाद।